नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वायुमंडल का त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन ऑफ एयर्स। तो ये हम लोग को आज डिस्कस करना है। इस संदर्भ में दो कॉन्सेप्ट है आपके पास, एक पुरानी संकल्पना है और एक आधुनिक संकल्पना है। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एंशियंट कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, तो उसका आधार ताप प्रवणता को माना गया है। ताप प्रवणता का मतलब उच्च ताप और निम्न ताप का जो ढाल है वही ताप प्रवणता कहलाता है। इसके चलते एयर सर्कुलेट होती हैं और इसी एयर सर्कुलेशन से पृथ्वी के सतह पर, धरातलीय सतह पर टेम्परेचर बैलेंस रहती है। तो ये प्राचीन संकल्पना के द्वारा ज्ञात होता है। हम लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता चला जाता है। सूर्य तापमान, इंसोलेशन की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ कम होता जाता है और इससे सौरिक तापमान के विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जो डिसबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, इसको हवाएं चलकर, एयर सर्कुलेट होकर इसको बैलेंस कर देती है। तो पुराने संकल्पना में वैज्ञानिकता की थोड़ी कमी है। बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग का बात नहीं कर रहा है, सीधा सीधा मान लिया जा रहा है कि धरातलीय सतह का हीटिंग और कूलिंग, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जिसमें एयर सर्कुलेशन है, इसी के चलते हो जाते हैं। यानी पुराने कॉन्सेप्ट में आपको ये सीधे सीधे दे दिया कि सूर्य ताप में अंतर होता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ और हवा सर्कुलेट होकर धरातलीय सतह के तापमान को बैलेंस कर देता है। जबकि उसमें अन्य कारकों को गौण कर दिया, डायनेमिक फैक्टर को गौण कर दिया। पृथ्वी में केवल स्थैतिक ऊर्जा ही नहीं है। स्थैतिक मतलब सीधे सूरज की ऊर्जा से ही पृथ्वी का एयर सर्कुलेशन नहीं बन पाता है, उसमें डायनेमिक मोशंस भी, डायनेमिक फैक्टर भी काम करते हैं। तो ये पुरानी संकल्पना में कमी है। मेन जो हम लोग बात करेंगे वो आधुनिक संकल्पना पर बात करेंगे। आधुनिक संकल्पना में स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा की भी बात की गई है। तापमान फैक्टर के साथ साथ गतिक फैक्टर भी इसमें हैं। हम लोग, जैसा कि आधुनिक संकल्पना में आप देखेंगे, तीन कोशीय ट्राइसेलुलर कॉन्सेप्ट की बात की गई। ट्राइसेलुलर कॉन्सेप्ट की बात इसमें है आधुनिक संकल्पना में। इसमें पवन संचरण का 3 ध्रुव दिखाया गया है। एयर सर्कुलेशन का 3 सेल का चर्चा की गई। आप जानते हैं कि 30 डिग्री से 35 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में लो प्रेशर होता है, जिससे सतह पर टेम्परेचर 30 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलने लगता है। तो ये हम लोगों को एक पॉइंट पता चल गया, सतह का, धरातलीय सतह का। प्राचीन संकल्पना में सिर्फ धरातलीय सतह की बात। आधुनिक संकल्पना में आप देखेंगे कि धरातलीय सतह के साथ साथ ऊपरी वायुमंडलीय गति को भी शामिल कर लिया गया। ऊपरी वायुमंडलीय गति में क्या हुआ, लोअर प्रेशर से, यानी विषुवत रेखीय लोअर प्रेशर से हवाएं ऊपर गई और वह ऊपर जाकर ठंडी हो गई। कहाँ तक गई? 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई में गई और ठंडी होकर 300 मिलीबार की रेखा प्राप्त कर 300 मिलीबार जब उसका एयर प्रेशर हो जाता है, फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है और क्षैतिज रूप में प्रवाहित होकर वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास उतरने लगता है। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास उतरने से यहाँ पर आप देख रहे हैं हाई प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। इस तरह से एक सेल बना लिया। 30 डिग्री से 5 डिग्री तक सतह के पास आया और फिर विषुवत रेखीय क्षेत्र से 5 डिग्री वाले के पास से हवा ऊपर उठकर 30 डिग्री से 35 डिग्री के पास उतर गया। इस तरह से आप देख रहे हैं
एक हेडली सेल बना लिया। तो यहाँ हम लोग इसे सेल को हेडली सेल या उष्णकटिबंधीय कोशिका या इसी को हम लोग ट्रॉपिकल सेल भी कह देते हैं। तो एक सेल का बात कर लिया हम लोग, यहाँ पर भी समझ सकते हैं यहाँ 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ सरफेस में आ रहा है और एटमॉस्फेरिक विंड्स 0 डिग्री वाले क्षेत्र से 30 डिग्री से 35 डिग्री के पास उतर रहा है। ये दोनों गोलार्ध हो रहा है, दोनों बोथ हेमिस्फीयर। तो ये पॉइंट पता चल गया। फेरल सेल में क्या होता है? फेरल सेल में आप देखेंगे 60 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांश के मध्य में पृथ्वी के रोटेशन के चलते हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और वह भी 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 300 मिलीबार का रेखा प्राप्त कर ओरिएंटल हो जाती है और 30 डिग्री से 35 डिग्री के पास उतरती है। साथ ही साथ वहां से 60 डिग्री से 65 डिग्री के पास से जो हवाएं उठती हैं वो ध्रुव के तरफ ही उतरती हैं, पोल के तरफ, बोथ साइड में जाती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फेरल सेल बना लेता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच का पूरा क्षेत्र को हम लोग 30 डिग्री से 65 डिग्री का पूरा क्षेत्र को ही हम लोग फेरल सेल कर देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे सतह पर आपको 35 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ हवा चलेगी और इस तरह से हवा चलती है और इस तरह से फेरल सेल बना लेती है। तो फेरल सेल भी हम लोग देख लिए। फेरल सेल में थोड़ा सा डेविएशन है। डेविएशन इसलिए है, विचलन उसमें रुकावट इस तरह से मिलता है क्योंकि वहां पर देखेंगे वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड आकर मिलती भी फ्रंट बनाती। हालांकि फ्रंट बनाकर वो फिर से जो वार्म फ्रंटल एरिया, वार्म फ्रंटल होता है, वार्म फ्रंट होता है, वो ऊपर ही जाता है और फिर से वो फेरल सेल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप मूल रूप से देख रहे हैं कि फेरल सेल में एक और बात है जहाँ वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड से मिलते भी। तो ये पॉइंट्स भी पता चल गया है। इनके बीच में वही जो ऊपरी हवा चल रही है वो वेव्स फॉर्म में चलती है, जिसको हम लोग रोस्बी वेव्स भी कहते हैं। रोस्बी नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था, जिससे इसको रोस्बी भी कहते हैं, रोस्बी वेव्स। तो ये रोस्बी वेव्स भी है। तो ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली सारी हवाएं रोस्बी वेव्स होती है। तो यहाँ पर आप फेरल सेल का भी एक बात देख लीजिए। अब आइए पोलर सेल का। पोलर सेल में भी देखेंगे वही 60 डिग्री से 65 डिग्री के पास हवाएं जो ऊपर उठी हैं पोल की तरफ भी, पोल की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो प्रवाहित होने का, ऊपरी वायुमंडल में भी प्रवाहित होने का हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आप देखेंगे नॉर्थ पोल के पास ये हवाएं उतरती हैं और सतह पर पोल से सब पोलर एरियाज की तरफ, उपध्रुवीय क्षेत्र की तरफ हवाएं प्रवाहित होती है और इस तरह से ये पोलर सेल का निर्माण कर देता है, जिसे हम लोग ट्राइसेल्युलर मेरिडोनियल पूरी लॉन्गिट्यूड्स पर उतना आप देखेंगे उस एरियाज में लॉन्गिट्यूड्स पर उतने पार्ट्स में वो बहते हैं, इसीलिए इसको ट्राइसेल्युलर मेरिडोनियल एयर सर्कुलेशंस भी हम लोग कहते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए, डेविएशंस भी देख लिए। इस तरह से ट्राइसेल्युलर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया और इसी ट्राइसेल्युलर कॉन्सेप्ट पर हम लोग जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को भी समझे। तो थैंक यू, इतना आज के लिए बहुत है।